नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम लोगों ने सीडीपी की क्लासेस शुरू की थी तो उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने विकास की आयाम शुरू किया था, जिसमें से दो अवस्थाएं हो चुकी थी, तीसरी अवस्थाएं हमारी बाकी थी। तो तीसरा नंबर पे आता है हम लोगों का किशोरावस्था। तीसरा नंबर पे क्या आता है? किशोरावस्था। इसको शुरू करने से पहले वैसे विद्यार्थी जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अगला नंबर है, तीसरा नंबर बताइए किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्व किशोर अवस्था, जो 13 से 16 साल के बीच में होता है। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था कितने सालों के बीच से कितने साल के तक होता है? 13 से 16 साल होता है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर किशोर अवस्था। अगला नंबर होता है उत्तर किशोर अवस्था, जिसमें 17 से 21 साल का होता है। तो किशोर अवस्था जो है ना, ये किशोर अवस्था बहुत ही क्रूशियल एज होता है बालकों में। एक जो किशोर अवस्था है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्यों मायने रखती है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नोट्स पहले ध्यान दीजिएगा इस पर कि इस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। दूसरा नोट्स क्या आता है हमारा कि इस अवस्था को तनाव एवं क्रोध की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो पहली अवस्था में क्या करें, अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। और दूसरी अवस्था में क्या होता है, जो नोट्स सेकंड हमने लिखा है कि वो तनाव एवं क्रोध का अवस्था होता है। ठीक है, ये जो एज होता है आपका 13 से लेकर 21 वर्ष के बीच में, ये बहुत ही तनावपूर्ण उम्र होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उनके शरीर में, जिसके वजह से उनमें तनाव क्रोध इसकी जो अधिकता देखी जाती है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं है, ये परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, किशोर अवस्था जो है, किशोर अवस्था क्या है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में ये परिवर्तन की अवस्था है। किसकी अवस्था है? तो परिवर्तन की अवस्था है। दूसरा होता है विषम लिंगी भावनाओं का विकास होता है। इसमें किस 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 प्रकार के भावना का विकास होता है? तो विषम लिंगी भावनाओं का विकास होता है। मेल है तो फीमेल की ओर अट्रैक्ट होगा, फीमेल है तो मेल की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर आता है हम लोग का स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, ये जो उम्र होती है बच्चों की, किशोर अवस्था जो होती है, इसमें बच्चे क्या करना चाहते हैं, बालक जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र, उन पे अगर हम कोई बंधन चाह डालते हैं तो उसको मानने के लिए वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उस समय उनमें स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना भरी होती है। अगला नंबर आता है हम लोग तनाव एवं परेशानी की अवस्था। ये समय उनके मन का जो अवस्था है वो निरंतर बदलती रहती है। मन की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, इस वजह से इसको तनाव एवं परेशानी की अवस्था कहा जाता है। तनाव एवं परेशानी की अवस्था, क्योंकि उसमें बहुत ही शारीरिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही उनमें डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनका मन हर समय बदलते रहता है। इस वजह से इसको तनाव एवं परेशानी की अवस्था कहता है। अगला नंबर आता है हम लोग का आत्मनिर्भरता की अवस्था। ये अवस्था जहां से वो अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए उसको आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है। तो किशोर अवस्था की सारी विशेषताएं थी जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया। जल्दी सब इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं प्रौढ़ अवस्था की। तो प्रौढ़ अवस्था का अर्थ क्या है? तो प्रौढ़ अवस्था का अर्थ है, यह अवस्था व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है। प्रौढ़ अवस्था को क्या कहा जाता है? तो प्रौढ़ अवस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है। प्रौढ़ अवस्था को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा जाता है। ये चौथी अवस्था हो गया हमारा। और पांचवी अवस्था आता है वृद्ध अवस्था। पांचवी अवस्था क्या कहा जाता है? वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था, ये अवस्था बाल्यावस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। क्या कहा जाता है? वृद्ध अवस्था जो है इसको बाल्यावस्था के बराबर ही संवेदनशील मानी जाती है, और इस अवस्था में क्या शरीर की शक्ति कम होने लगती है। ठीक है ना, हमें ऐसे कहा जाता है कि जब वृद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो फिर से अपना बालपन को जीने लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास का अर्थ। वृद्धि एवं विकास का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण, सीटेट के लिए या जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वृद्धि एवं विकास का अर्थ। तो वृद्धि एवं विकास का अर्थ को क्या कहते हैं? देखिए, व्यक्ति में वृद्धि एक निश्चित समय तक संपन्न होती है। मानव में या व्यक्ति में वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय तक संपन्न होती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होगा, वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होगी, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलती है। जन्म से मृत्यु तक चलती है, उसको विकास कहते हैं ना। विकास हमेशा चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है। ठीक है, अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अभिवृद्धि। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
अभिवृद्धि। ये अभिवृद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभिवृद्धि वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट है अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि किसको कहते हैं? तो देखिए शारीरिक अंगों का आकार प्रकार, शारीरिक अंगों का आकार प्रकार, भार, ऊंचाई, आयु के अनुसार बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब आपका जो शरीर का आकार प्रकार है, भार है, ऊंचाई है, ये आयु के साथ, आपकी उम्र के साथ जो बढ़ोतरी होती है उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। अब देखिए अभिवृद्धि को दो विद्वानों ने हमें डिफाइन किया है। कौन कौन विद्वान थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हॉर्लॉक के अनुसार अभिवृद्धि क्या है? हॉर्लॉक के अनुसार अभिवृद्धि क्या है? तो हॉर्लॉक ने कहा है कि हॉर्लॉक के अनुसार बालक के शरीर में आकार तथा संरचना में उत्पन्न मात्रात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। क्या कहा जा रहा है कि बालक के शरीर में आकार तथा संरचना में उत्पन्न आत्रात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब शरीर आकार एवं संरचना में जो उसमें उत्पन्न मात्रात्मक वृद्धि है उसको अभिवृद्धि कहते हैं। और सोरेनसेंस नेक्स्ट आता है हम लोग का, अगला आता है सोरेनसेंस। तो सोरेनसेंस के अनुसार क्या है? सोरेनसेंस के अनुसार अभिवृद्धि क्या है? तो सोरेनसेंस के अनुसार अभिवृद्धि जो है वो शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों के भार एवं आकार में मात्रात्मक बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों के भार एवं आकार में मात्रात्मक बढ़ोतरी को अभिवृद्धि कहते हैं। तो अगर एक बात में कहे कि उम्र के साथ जो शरीर का बढ़ना या शरीर का जो विकास होना उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। आई होप इसको समझ लिए होंगे। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मानव के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। मनुष्य के वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो प्रमुख कारक क्या क्या है? तो सबसे पहले देखिए हम लोग का था वंशानुक्रम। अब जेनेटिक्स जिस तरह का होगा, अगर वो बुद्धिमान जेनेटिक्स, उनके मम्मी पापा बुद्धिमान है तो बच्चा ऑब्वियसली बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसका जो वंशानुक्रम है, उसका जो डीएनए है, वो डीएनए अपने मम्मी पापा से अर्जित करते हैं। तो उनसे मम्मी पापा का जो गुण है वो बच्चों में आ जाता है। ठीक है, अगला आता है वातावरण। तो वातावरण से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे जो आस पड़ोस में जो चीज देखते हैं हम लोग, उससे हम लोग बहुत चीजें सीखते हैं। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि वातावरण से भी बालक के वृद्धि में विकास को प्रभावित होती है। इससे वृद्धि में विकास प्रभावित होती है। वातावरण जैसा होगा वैसा उनका विकास होगा। ठीक है, अगला नंबर आता है बुद्धि। अगला नंबर आता है हमारा क्या? बुद्धि। तो बुद्धि देखिए, बुद्धि के अनुसार भी विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। तो बुद्धि क्या होता है? एक होता है कुशाग्र बुद्धि बालक, शीघ्र बोलने और चलने सीखते हैं। कुशाग्र बुद्धि बालक मतलब जिस बालक की बुद्धि कुशाग्र, मतलब तेज बुद्धिमान बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, वो जल्दी चलना और बोलना सीखते हैं, जल्दी चलना और बोलना सीख जाते हैं। देखिए इसमें से आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, मतलब तेज है, और कौन मंद बुद्धि वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले हो गया प्रतिभाशाली बालक जो है वो 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। 11 माह में क्या होता है? बोलना सीख जाते हैं और चलना भी सीख जाते हैं, है ना। साथ ही आपका दूसरे नंबर पे आता है सामान्य बुद्धि बालक। सामान्य बुद्धि वाले बालक जो हैं, तो सामान्य बुद्धि वाले बालक 16 माह में बोलना और चलना सीखते हैं। 16 माह में बोलना और चलना सीखते हैं कौन? सामान्य बुद्धि वाले बालक। इसके बाद हमारा नंबर आता है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक मतलब जिसका दिमाग उतना तेज नहीं होता, जिसका ब्रेन उतना तेज नहीं होता है, मंद बुद्धि बालक। तो मंद बुद्धि बालक जो है, मंद बुद्धि बालक 24 महीने में बोलना और चलना सीखते हैं। 24 महीने में क्या करते हैं? बोलना और चलना सीखते हैं, वो होता है मंद बुद्धि बालक। ठीक है, आगे आता है हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से भी हमारा जो विकास पर प्रभाव पड़ता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से भी हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शरीर में ग्रंथि 2 प्रकार का है। हमारे शरीर में ग्रंथि कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होगा बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा हो गया बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथियां है जिससे हार्मोन निकलती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां जिससे हार्मोन निकलती है, और बहिःस्रावी ग्रंथियां वैसी ग्रंथियां हैं जिससे एंजाइम निकलती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो सकता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है, जिससे पीयूष ग्रंथि हो गया, ठीक है, अबटू ग्रंथि हो गया, है ना, थाइमस ग्रंथि हो गया। इनसे हार्मोन निकलती, जिससे हार्मोन निकलती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि, और जिससे एंजाइम निकलेगी वो बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे आपका लीवर हो गया यकृत, है ना, लार ग्रंथि, दूध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ये सारे बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे भी शरीर का विकास प्रभावित होता है। चलिए अगला नंबर आता है
संस्कृति कारक, संस्कृति कारक, जैसा जिसका संस्कृति होगा वैसा उनका विकास होगा। तो संस्कृति कारक में क्या क्या आ जाता है, जाति, धर्म, राष्ट्र, ये भी आपके वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बालक की वृद्धि को कौन प्रभावित करते हैं, संस्कृति कारक जो राष्ट्र, धर्म और जाति भी प्रभावित करते हैं। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर करते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, जो हम लोग चैप्टर पढ़े, अध्याय फर्स्ट अध्याय पढ़े, उसका हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला सवाल आता है, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, मतलब गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होता है, मतलब शरीर में जो 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं ना, 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, 23 जुड़े गुणसूत्र, उसमें से अगर 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र है अगर वो अलग नहीं हो पाता है तो कौन सा रोग होता है, क्या होता है, उसको क्या कहलाता है, तो उसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम। मतलब 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र में अगर डिफेक्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम नामक रोग होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे मुख्य ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ पे होता है। ठीक है ना। सबसे प्रमुख ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होता है, कि उसको हम लोग हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नए खोज करने एवं घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नए खोज करने एवं घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है। घूमने एवं खोज करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में बढ़ता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में ये जो गुण है ये बढ़ जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्षों में, तर्क हो गया, जिज्ञासा हुआ, निरीक्षण। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है, तो ये 11वें वर्ष में होता है। लगभग कितने वर्ष में होता है, 11वें वर्ष, मतलब ये उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया था, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जिसको कहा गया था रॉस के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया, रॉस के द्वारा कहा गया था कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा क्या होती है, विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। विकास की दिशा निश्चित होती है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये चीज कहा था स्किनर ने। इसको कौन कहा था, स्किनर ने, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका, कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान। बाल मनोविज्ञान की जब बात होती है तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है, मतलब जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उसका स्थान मुख्य, वो सेंटर पॉइंट में होंगे। ठीक है। वो बालक जो होगा वो सेंटर पॉइंट में होगा। बाकी वातावरण हो गया, वातावरण हुआ, शिक्षक हुआ, ये सारे साइड में होंगे, उसके चारों ओर होंगे, लेकिन बीच में क्या होगा, बालक होगा। ठीक है। इसी चीज को कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, कौन जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, तो वंशानुक्रम। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण है, वो मम्मी पापा का जो गुण है, अपने माता पिता का गुण बच्चों में आता है, फिर उस बच्चे से उनके बच्चों में जाता है। तो क्या होता है, ये होता है व्यक्तिक गुणों का योगफल। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल वंशानुक्रम के कारण होता है। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय को कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग जो है समाजीकरण, दूसरी अध्याय है हम लोगों का समाजीकरण, तो कल हम लोग समाजीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है ना। और जो नए विद्यार्थी हैं जो हमें देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करें। साथ ही जो नए विद्यार्थी हैं वे हमें
हमारे यूट्यूब चैनल को, एबी एकेडमी दुम का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।